हेडिंग डाल दिया सेट्स। सेट्स ठीक है। अब मेरे को बताइए सेट्स होता क्या है, बता सकते? सेट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एनीथिंग। कोई किसी भी चीज़ का कलेक्शन, क्या किसी भी चीज़ का कलेक्शन को हम सेट्स कहते हैं, लेकिन वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है बोलिए? वेल डिफाइंड बुकलेट है आपके पास में, ये तो दूसरी मतलब उसमें सेट्स नहीं है क्या? ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ टॉप 5 बैट्समैन, तो बता सकते हैं आप टॉप 5 बैट्समैन? कैसे बता सकते हैं? वनडे में कोई टॉप 5 अलग है, T20 में कोई और अलग है, टेस्ट मैच में कोई और अलग है। तो टेस्ट मैच वालों को T20 से कैसे कंपेयर करेंगे? कर सकते हैं क्या कंपेयर? नहीं कर सकते ना। तो टॉप 5 बैट्समैन बोलेंगे तो वो क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अगर आपसे बोला जाएगा टॉप 5 राइटर्स, टॉप 5 राइटर्स, तो टॉप 5 राइटर्स भी क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। कोई मूवी राइटिंग अच्छा लिखता है, कोई पोएम अच्छा लिखता है, कोई नॉवेल अच्छा लिखता है। तो अब मूवी राइटिंग को हम पोएम राइटर से कैसे हम कर सकते हैं कंपेयर? स्टोरी राइटर से नहीं कर सकते ना, कोई कंपैरिजन नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वो भी क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो आपको पता है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मेरे लिए भी 1 2 3 4 5, सबके लिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 है। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है। क्या है? अगर मैं कहता हूँ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो पता है आपको AEIOU, तो ये तो वेल डिफाइंड है ना, सबके लिए वही है। अब किसी दूसरे इंसान के लिए वो चेंज थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो वेल डिफाइंड है। तो अगर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड चीज़ें हैं आपके पास, नंबर्स हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अगर वो वेल डिफाइंड है और उनका कलेक्शन है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें कोई डाउट? पक्का? सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, तो इसको हम करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है जो जिसके अंदर क्या है? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। क्या है? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। तो क्या हो जाएगा? AEIOU। तो ये सेट ए है जिसके अंदर क्या है? वॉवेल्स है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नो डाउट। अब क्या है? सेट्स को लिखने के अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे ये एक फॉर्म है, इसको हम कहते हैं रूस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं? रूस्टर फॉर्म। ये जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं जिस फॉर्म में ये है, इसको हम कहते हैं रूस्टर फॉर्म। क्लियर? एक होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये कौन सा फॉर्म है? रूस्टर फॉर्म। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो रूस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट्स फिगर्स में लिखे होते हैं। किस में लिखे होते हैं? फिगर्स। इसमें क्या होगा? इन फिगर्स, फिगर्स में लिखे होंगे। समझ में आया? अगर इसी फिगर्स को हम वर्ड्स में लिख दें, किस में? वर्ड्स में लिख देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से, ए है, सेट ए ही तो है। क्लियर? अब ए को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि ए के अंदर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स मैप्स एक्स। क्या लिखते हैं? एक्स मैप्स एक्स, मतलब कि इस सेट के अंदर एक्स आएगा। क्या आएगा? इस सेट के अंदर एक्स आएगा। अब वो एक्स क्या है वो भी बताना पड़ेगा। एक्स क्या है वो तो बताना पड़ेगा ना। तो एक्स क्या है? वॉवेल है। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स मैप्स एक्स सच दैट। ये तो आपको लिखना ही लिखना है।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो x मैप्स x सच दैट x इज द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट का तो अलग अलग वॉवेल होते हैं ना, हिंदी का अलग होगा, अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग होते हैं। हिंदी के वॉवेल कौन कौन से होते हैं? हाँ, अ आ ई उ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए औ ओ औ अंग अ। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? क ख ग घ अंग। आता है क ख ग घ? आता है ना? नहीं आता है? बताइए, ABCD आता है, क ख ग घ नहीं आता? हाँ, हिंदी हमारा क्या है? हाँ, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं? हिंदी राष्ट्रभाषा है क्या? फिर हिंदी क्या है? हम बोले, जनरल नॉलेज थोड़ा सा पढ़िए आप लोग। ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारा हिंदी। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अभी भी राष्ट्रभाषा कोई भी भाषा को डिक्लेयर नहीं किया गया है। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा क्या है? हिंदी। तो आपको कका कका तो कम से कम आना चाहिए, तो सीखिए कर जाकर। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? x मैप्स x इज द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये किस में लिखा गया है? वर्ड्स में ही तो लिखे गए ना, वर्ड्स में। तो जब ऐसे वर्ड्स में लिखे जाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं? तो सेट बिल्डर फॉर्म में वर्ड्स में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में फिगर्स में लिखना है। किस में लिखना है? फिगर्स में। अगर मान लीजिए एक सेट यहाँ पर बी है जिसके अंदर है 1 2 3 4 5, ये है। समझ में आ रहा? तो इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? x मैप्स x सच दैट x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग कर रहा है? ये क्या है? नेचुरल नंबर ही तो है। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या नेचुरल नंबर लिखने से हो गया? नहीं ना, क्योंकि अगर सिर्फ लिख देंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो इसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं क्या? नहीं। कहाँ है? 6 है इसके अंदर, 7 है। फिर क्यों कह रहे हैं? हाँ, 1 से लेकर 5 तक ही है ना। तो यहाँ लिख देंगे एंड x इज लेस देन, यहाँ पर बोला कि x मैप्स x, इस सेट के अंदर x आएगा और x क्या है? नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर है? जो 6 से छोटा है। तो ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटे हैं? 1 2 3 4 5, यही तो आ रहा है। कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो आ नहीं रहा है इसके अंदर। तो ये भी क्या है? वर्ड्स में लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? वर्ड्स में लिखे गए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और ये कौन सा फॉर्म है? फिगर्स में लिखा गया है तो रूस्टर फॉर्म है, या टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो एलिमेंट्स क्या है उससे मतलब नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 है। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट्स, ठीक है। मिटाऊं? अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, पावर ऑफ अ सेट। पावर ऑफ अ सेट, ठीक है। कोई भी सेट ए अगर मान लीजिए दे रखा है, सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। तो इसका पावर आपको निकालना है। क्या निकालना है? तो पावर कैसे निकालते हैं? बोले, पावर ऑफ सेट ए जो होता है वो 2 टू द पावर n होता है। क्या होता है? 2 टू द पावर n, वेयर
n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है गिवन सेट में। तो यहाँ पर कितने गिवन सेट हैं? 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर, और 2 टू द पावर 3 कितना होता है? 6। 8 होता है ना? 2 टू द पावर 3 8 होता है ना? कंफर्म? ठीक है, इसका मतलब इसका पावर क्या है? 8। हाँ, फॉर्मूला है वो। 2 टू द पावर n होता है। क्या होता है? 2 टू द पावर n, और 2 टू द पावर n कहने का n क्या है वहाँ पर? n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब ये है कि अगर इस सेट को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम उसको ब्रेक करें, तो कितने पार्ट्स में ये ब्रेक हो सकता है? समझ में आ रहा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में करते हैं तो कितने पार्ट्स में होने चाहिए? 8। तो अगर पहला ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 1 2, फिर क्या हो जाएगा 1 3, फिर क्या हो जाएगा 2 3। कितने हुए? 6 हुए, 6 हो गए ना? बाकी 2 बच गए। और कौन कौन से 2 बचे? एक ये खुद का खुद आ जाएगा 1 2 3। समझ में आ रहा? 7 हो गए। और कौन सा बचा? एम्प्टी सेट। क्या बचेगा? ये कौन सा है? एम्प्टी सेट है। क्या है एम्प्टी सेट? मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। नल सेट को ही एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, नल सेट को ही एम्प्टी सेट कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो जब भी हम पावर सेट, ये पावर्स निकालते हैं, तो इसको जब छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे उसको, तो ये क्या हो जाएगा? एक एम्प्टी सेट आएगा ही आएगा। अभी टाइप्स ऑफ सेट में हम करेंगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। समझ में आ रहा? मतलब कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कितने हो गए टोटल? 8 हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। तो ये इसके क्या हो गया? पावर हो गया। मतलब पावर मतलब टोटल 8। इसका मतलब कि इसको हम 8 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसको हम कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं? ये जितने भी छोटे छोटे पार्ट हैं, इसको हम कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? सुपर सेट, या फिर इसको हम कहते हैं पावर सेट। क्या कहते हैं? तो ये जो बड़ा वाला है जिसको हम ब्रेक किए हैं, उसको हम कहते हैं पावर सेट, और ये छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सबसेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये क्या है? सबसेट। कोई डाउट? इधर देखिए, तो हम लिख सकते हैं 1 इज द सबसेट ऑफ ए, सेट ए। 1 जो है ये किसका सबसेट है? इसी से तो ब्रेक किया गया ना। 1 है क्या? इसके अंदर 1 है ना 1? तो ये क्या है? सबसेट है। ये किसका साइन है? सबसेट का साइन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ इस टाइप का साइन होता है सबसेट का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वैसे इसको भी हम लिख सकते हैं 1 2 इज द सबसेट ऑफ ए। क्या है? सबसेट है ए का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वैसे ये सारे के सारे क्या हैं? सबसेट है। ये वाला भी सबसेट है कि नहीं है? इसी से तो बना है ये वाला सेट। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 2 3। ये क्या है? ये सबसेट और इज इक्वल टू ए। सबसेट भी है और इज इक्वल टू भी है उसके। समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरा का पूरा सबसेट तो है, लेकिन बराबर भी तो है। इसलिए यहाँ पर क्या डालेंगे? 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए एंड इक्वल टू ए। क्लियर? वैसे नल, कोई बात नहीं। रूस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म हमने कर लिया था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, इसमें पहला लिखिए, पहला टाइप नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट, इसको वॉइड भी कहते हैं, वॉइड सेट। नल सेट बोलिए या एम्प्टी सेट बोलिए या वॉइड सेट बोलिए। ठीक है, क्या होता है ये बता सकते हैं?
एक ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, तो ये क्या है? नल सेट। नल सेट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसे भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा सेट है जिसका एक एलिमेंट है, क्या है? 0। हाँ, ऐसे नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल एम्प्टी है। ये एक ऐसा सेट है जिसका एक एलिमेंट है 5। समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ ऐसे दे रखा है तो चलेगा, ऐसे दे रखा है तो चलेगा, ये नहीं चलने वाला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए बढ़िया। एग्जाम्पल भी लिखना चाहते हैं क्या? एग्जाम्पल अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में x मैप्स x, क्या लिख दिया? x मैप्स x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर। एंड लिख दिया x इज ग्रेटर देन 5 एंड इज लेस देन 6। ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है? 5.5 नेचुरल नंबर है। फिर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो ये क्या है? ये एम्प्टी सेट ही तो है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। इसके बाद लिखिए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। क्या होता है सिंगलटन? नाम से ही पता चल रहा है, एक ही एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर? तो लिख लीजिए अ सेट हैविंग single element is known as singleton set। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल कुछ दे सकते हैं? कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए। सिंगलटन सेट या और ऐसे कुछ है। सिंगलटन सेट एक ही एलिमेंट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए फाइनाइट सेट। क्या होते हैं? सेट हैविंग फाइनाइट एलिमेंट्स। सेट हैविंग फाइनाइट एलिमेंट्स, फाइनाइट होने चाहिए जिसको हम काउंट कर सकें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे मान लीजिए एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो ये क्या है? फाइनाइट है। क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ सेट ए, क्या बोला जाए? और इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो 4 हो जाएगा। वो एलिमेंट्स क्या है उससे मतलब नहीं है। 4 एलिमेंट है तो ऑर्डर या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नोट कीजिए इसको। अब एक फाइनाइट सेट है तो नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट ही तो होना चाहिए। क्या होता है इनफाइनाइट सेट? इनफाइनाइट एलिमेंट्स। एग्जाम्पल सेट ए है जो नेचुरल नंबर्स को कंटेन करता है। अरे एन भी आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? एन लास्ट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउंट कर सकते हैं क्या?
इसका ऑर्डर होगा क्या? इसका ऑर्डर नहीं होगा, इनफाइनाइट है ना। इसके बाद क्या है? इक्वल सेट्स। क्या होता है इक्वल सेट्स, बता सकते हैं? मान लीजिए ए एंड बी दे रखा है, क्या दो सेट दे रखा है ए एंड बी, तो दो सेट ए एंड बी क्या होंगे? इक्वल कब होंगे? जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है पक्का? तो इक्वल सेट्स हेडिंग डाल दीजिए, इसमें लिखिए टू सेट्स ए एंड बी, two sets A and B are equal if every elements of set A is the element of B, is every element of B, and every elements of set B and every elements of set B is the element of A, is the element of A। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का क्लियर है? ब्लैक हो गया क्या? पता नहीं क्या होते रहते हैं इसके। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? दो सेट्स है ए एंड बी, क्या है? ए और बी इक्विवेलेंट कब होंगे? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। सिंपल सा है, एलिमेंट्स क्या है उससे मतलब नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, तो इक्विवेलेंट सेट्स हेडिंग डाल दीजिए और उसमें लिखिए एक पॉइंट, two finite sets A and B are equivalent. Two finite sets A and B are equivalent if their number of elements are same, that is number of elements in A is equal to number of elements in B। इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मान लीजिए ए के अंदर है 4 एलिमेंट 1 2 3 4, बी के अंदर एलिमेंट्स है A B C D, तो क्या ए और बी इक्विवेलेंट है? बिल्कुल है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 4। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 4। तो ए और बी क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स हैं, लेकिन इक्वल नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंट्स सेम नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ठीक है। इसके बाद है सबसेट्स। सबसेट्स हमने कल किया था ना। सबसेट्स क्या होते थे? मान लेते अगर मैं बोलता हूँ आपको A इज़ द सबसेट ऑफ B, क्या बोल रहा हूँ? A इज़ द सबसेट ऑफ B। तो A इज़ द सबसेट ऑफ B कहने का मतलब क्या हुआ
कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में होंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एक बड़ा सा सेट था, कल के क्लास में हमने किया था, एक बड़ा सा सेट था और उसके टुकड़े टुकड़े हमने किए थे। तो जितने भी छोटे छोटे टुकड़े थे उनके सारे एलिमेंट्स सेट ऊपर वाले सेट में था कि नहीं था? तो नीचे वाले जो थे वो क्या थे? सबसेट। क्या होते? सबसेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हेडिंग डाल दी सबसेट। इसमें लिख लीजिए लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी 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 ई बी टू सेट्स if every element of A, if every element of A is the element of B, is the element of B, then A is called, then A is called subset of B. Then A is called subset of B. ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं A is the subset of B. समझ में आ रहा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, अगर मान लीजिए ये नहीं दे रखा है, इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं, सिर्फ बोला है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो सबसेट का मतलब इज इक्वल टू बी हो सकता है। क्या बोल हो सकता है? तो अगर ये दे रखा है तब तो हम लिख देंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं दे रखा है तो सबसेट भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो अगर हमें सिर्फ इतना पता है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो उसको हम लिखेंगे ए इज़ द सबसेट और इक्वल टू बी। और यहाँ पर किसका साइन लगा है? और। या तो सबसेट होना चाहिए या तो बराबर हो जाना चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया। अब लिखिए प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं? ए इज द सबसेट ऑफ बी। इधर देखिए, ए जो होना चाहिए वो सबसेट ऑफ बी होना चाहिए एंड ए डजंट इक्वल टू बी। समझ में आया? जैसे कि ए हम ले लेते हैं 1 2 और बी क्या ले लेते हैं 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? यहां हम लिख सकते हैं प्रॉपर सबसेट। ए क्या है? बी का सबसेट है। क्या इज इक्वल टू है? क्या नहीं है। इज इक्वल टू होता तो क्या कहते? सबसेट और इक्वल टू। लेकिन अभी क्या है? प्रॉपर सबसेट है, इज इक्वल टू नहीं है। जब इज इक्वल टू नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिख लीजिए। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, if A is the subset of B and A doesn't equal to B, A is not equal to B, देखा? A doesn't equal to B, A is the subset of B and A doesn't equal to B, then A is known as लिख लीजिए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देन ए इज नोन एज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई डाउट? नो डाउट्स, बहुत बढ़िया। इसके बाद लिखिए यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, किससे? यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करना है हमेशा, ठीक है। तो क्या होता है यूनिवर्सल सेट? ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, क्या? ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, नंबर्स और एनीथिंग। जब हम किसी चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस डिस्कशन में जितने भी पॉसिबल चीज़ें आ सकती हैं वो क्या हो जाएगा? उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। वैसे अगर हम देखें यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स, यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब कुछ जो भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, वो सबको हम कलेक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। अब अगर आप यूनिवर्सल सेट लिखने बैठेंगे तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सब कुछ नहीं लिख पाएंगे। समझ में आया? तो फिर वहाँ पर दिमाग काम क्या करता है? ये चीज़ होना नहीं चाहिए। क्यों? लिखने बैठेंगे क्या सारे एलिमेंट्स? नहीं। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए 3 सेट दिए गए हैं, ए, बी और सी, क्लियर। तो ए के कुछ एलिमेंट होंगे, बी के कुछ एलिमेंट होंगे, सी के कुछ एलिमेंट होंगे। तो उस क्वेश्चन के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा, जितने भी सेट दिए गए सबको कंबाइन कर देंगे। क्या करेंगे? सबको कंबाइन कर देंगे, तो वो उस क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब हम यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स थोड़ी लिखने जाएंगे वहाँ पर, मतलब ही नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन में आपको सेट्स दिए गए हैं उन सबको हम क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे, तो उस क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वैसे मतलब क्या होता है यूनिवर्सल सेट का? जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं जिस भी टॉपिक के बारे में, उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स उसके अंदर हम रख सकते हैं, वही यूनिवर्सल सेट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखिए, इसमें पॉइंट लिखिए, अ सेट consisting of all possible elements which occur in the discussion is called universal set. क्लियर? ये लिखा है कि नहीं? यू, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, इसको भी लिखना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर से? अब हेडिंग डाल दिया पावर सेट। इसका एग्जाम्पल जब हम क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3, बी है 2 3 7। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सबको कंबाइन कर देंगे। क्या करेंगे? सारे एलिमेंट्स को एक साथ ले लेंगे। जो 2 बार आएगा उसको भी एक ही बार लेना है, ऐसा नहीं कि 2 बार लिख दिया। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कुछ है, मान लीजिए ए है 1 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब है सेट एक ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। इसका मतलब क्या है? सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। तो ऐसे 2 बार 1 नहीं लिखना है, एक ही चीज़ 2 बार नहीं लिखना है। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ऐसे लिखना है। तो जितने भी सेट्स दे रखे होते हैं उनको हम कंबाइन कर देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी क्या लिखा? पावर सेट। अब देखिए ध्यान से, जितने भी सबसेट्स हम निकालते हैं, अभी हमने पिछले क्लास में किया था ना पावर सेट। पावर कैसे निकालते थे? 2 to the power n। लिखिए, एक पॉइंट लिखिए इसमें, लेट ए बी एनी सेट द सेट, क्या लिखा? लेट ए बी एनी सेट फुल स्टॉप द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए is called power set, is called power set।
and is denoted by पावर ऑफ ए। देखिए अब पावर ऑफ ए निकालने का तरीका क्या है, टू द पावर n क्या है। अब जैसे सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 थे, तो इसको हमने छोटे छोटे सबसेट्स में बांटा था कि नहीं बांटा था। तो इसको जब हम छोटे छोटे सबसेट्स में बांटे थे, तो उन सारे सबसेट्स को हम कहते हैं पावर सेट। उन सारे सेट्स को अगर हम एक सेट में ला दें तो उनको हम क्या कहते हैं, पावर सेट। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर 2 to the power 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका पावर कितना है, 8, मतलब इसके टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे। तो उन 8 सबसेट्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं पावर सेट। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ है, मान लीजिए बी एक एलिमेंट है जो है एम्प्टी, क्या है, तो पावर ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0। जब बी के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो पावर ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 ना। हाँ सही है। देखिए कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं। 2 to the power n, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, और 2 to the power 0 कितना होता है। इसका मतलब इसका एक सबसेट बनेगा, और वो कौन सा सबसेट बन रहा है, एम्प्टी सेट। हमने कल किया था ना कि जितने भी सेट्स होते हैं उसका एम्प्टी सेट तो सबसेट होता ही होता है, और वो खुद भी अपना एक सबसेट होगा। वो पूरा का पूरा सेट लिखेंगे, ये 2 तो लिखना ही लिखना है, बाकी उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना है। तो एम्प्टी सेट आ गया, और कोई आएगा क्या, और कोई नहीं आएगा। तो एक इसका क्या है, सबसेट बनेगा। तो इसका पावर कितना है, 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बहुत बढ़िया। मिटा दूँ, एक क्वेश्चन करें, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। 2 finite sets of m and n elements, 2 finite set of m and n elements respectively the total number of elements in power set of first set is 56 more than the total number of elements in power set of the second set. Find the value of m and n respectively. Find the value of
m and n respectively। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा? दो फाइनाइट सेट हैं, पहले में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो पहला फर्स्ट सेट का पावर ऑफ फर्स्ट सेट क्या हो जाएगा? टू टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो हो जाता है, ठीक है। पावर ऑफ सेकेंड सेट इज इक्वल टू द पावर, यही तो हो जाएगा। आपसे बोला है टू फाइनाइट सेट्स ऑफ m and n एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट के पावर सेट में जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ द सेकेंड सेट। तो फर्स्ट सेट के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ये टू टू द पावर m ही तो हैं। सेकंड में कितने हैं? टू टू द पावर n है। और ये कह रहा है कि ये वाला जो है इससे सेकंड वाले से 56 ज़्यादा है। क्या है? अगर मेरा वेट जो है 70 kg है, आपका 60 kg है, कितना है आपका? मान लीजिए 60 नहीं है, मेरा कितना है? 70, और मैं आपसे 10 ज़्यादा हूँ, तो आपका कितना हो जाएगा? मेरा वेट -10, ऐसे ही तो निकालेंगे। इतना पता है, दो चीज़ें पता है कि मेरा वेट जो है वो 70 kg है, और इतना कह दिया कि मैं आपसे 10 किलो ज़्यादा हूँ, तो आपका वेट अगर पूछेगा तो आपका वेट क्या होगा? मेरे वेले से 10 माइनस कर देंगे तो वही चीज़ होगा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, मेरा वेट माइनस आपका वेट इज इक्वल टू 10, ऐसे तो करेंगे। मान लीजिए मेरा वेट भी नहीं दे रखा, बोला कि मेरा वेट और आपके वेट का डिफरेंस कितना है? 10 है, मैं आपसे 10 किलो ज़्यादा हूँ, इसका मतलब मेरा वेट माइनस आपका वेट इज इक्वल टू 10 kg। तो वैसे यहाँ पर करेंगे, ये टू टू द पावर m माइनस टू द पावर n इज इक्वल टू कितना है? 56, यही तो है, बोले पक्का? अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, बताइए? इसको पहले थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है? बेस में क्या दे रखा है? बेस में 2 है, तो यहाँ पर भी बेस में 2 होना चाहिए, तभी तो कंपेयर करके निकाल सकते हैं ना। ऐसे कैसे निकाल पाएंगे? तो 56 को क्या करेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे। तो 56 को अगर फैक्टराइज करते हैं, 2 2 4 2 8 16, 2 1 2 2 4 8, 2 7 7 1 जा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब ध्यान से देखिए, इसमें से 2 टू द पावर n कॉमन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? 2 टू द पावर n कॉमन निकाल रहे हैं। समझ में आया? अब अगर 2 टू द पावर n कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर, इसमें से n बाहर निकाल दिया। अब 2 टू द पावर 5 है, इसमें से 2 टू द पावर 3 को बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचेगा? इसमें से 2 टू द पावर 3 को बाहर निकाला है तो 2 स्क्वायर ही तो बच जाएगा ना, मतलब 5 में से 3 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से 2 टू द पावर n को कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पावर में क्या हो जाएगा? m माइनस n ही तो हो जाएगा। और यहाँ से 2 टू द पावर n को बाहर निकाल दिया तो क्या बचा? -1 ही तो बचा ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? और ये 56 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब इंटू 7, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 क्यूब कहने का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं? कोई डाउट? पक्का? अब और इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं आप लोग? चलिए यहाँ लिख लेते हैं इसे, 2 टू द पावर n, यहाँ पर होगा 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पक्का? अब ध्यान से देखिए, 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? पक्का? तो 7 को यहाँ पर 8 माइनस 1 लिख दें। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बेस में क्या है? यहाँ पर बेस में 2 था तो यहाँ बेस में 2 आ गया। अब यहाँ पर भी बेस में 2 होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। इसको मिटाएं।
यहाँ से क्या हो गया 2 टू द पावर n, यहाँ पर 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1, इसको भी मिटाते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 8 होता है, और यहाँ पर क्या है -1। अब देखिए इसी पैटर्न में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ 2 के पावर में, यहाँ पर 2 के पावर में, यहाँ 2 के पावर में, यहाँ 2 के पावर में, और -1 अपनी जगह पर। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो n किसके बराबर होना चाहिए, n 3 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पक्का, कोई डाउट इसमें? अच्छा यहाँ पर क्या है m माइनस n, क्या है, यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये बताइए मेरे को। यहाँ पर m माइनस n के फॉर्म में होना चाहिए ना। अच्छा यहाँ से कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग n इज इक्वल टू क्या हो गया 3, एंड यहाँ से क्या हो गया m माइनस n इज इक्वल टू 3, यही तो है। तो n की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ 3 रख देते हैं, तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, और n की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 3। समझ में आया? तो जब भी ऐसा देगा ना तो इसको तरीका ही नहीं है सॉल्व करने का, हम कंपेयर ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपेयर करने के लिए बेस वैसा ही होना चाहिए, सेम वही पैटर्न। देखिए 2 टू द पावर n, यहाँ पर 2 के पावर में कुछ भी है, यहाँ 2 के पावर में -1, 2 के पावर में -1, इसका मतलब ये जो n होगा वो 3 के बराबर होगा, और ये m माइनस 1 जो होगा वो 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू 3 आ गई, 3 की वैल्यू इसमें रख दी, -3 इधर आएगा तो +3, तो m की वैल्यू 6 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करके करना है इसको। पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो पक्का क्लियर है ना? चलिए अभी हेडिंग डालिए, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। तो कैसे ऑपरेशंस, चीर फाड़ वही ना जो हॉस्पिटल में होता है आईसीयू में, वही वाला ऑपरेशन क्या नहीं ये मैथमेटिक्स वाला है, बायो वाला ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो जैसे अलजेब्रा आपने पढ़ा था, अलजेब्रा में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता था, वैसे ही सेट्स में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है यूनियन। क्या होता है यूनियन, यूनियन क्लियर। अब यूनियन कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 सेट है, कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, क्या है, और बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5, क्लियर। आपसे बोला आपको यूनियन निकालना है, कैसे निकालना, क्या निकालना है, इसका मतलब ए यूनियन बी, ये किसका सिंबल है, यूनियन का सिंबल है। अब आप सोच रहे हैं कि यूनिवर्सल में भी तो ऐसे ही लिखा था यू, हमें कैसे पता कि यूनियन है या यूनिवर्सल है यू ही की तरह तो लग रहा है, फिर यूनियन कैसे हो गया, यूनिवर्सल एक सेट है, ये क्या है ऑपरेशन है। तो जब भी ऑपरेशन करेंगे, जैसे प्लस करते हैं तो 2 + 3 लिखते हैं ना, प्लस के आगे भी एक नंबर, प्लस के बाद भी एक नंबर, और जब सेट लिखेंगे तो सिर्फ वो कैपिटल यू ही होगा, उसके आगे पीछे कोई सेट्स नहीं होंगे। जब भी यूनियन होगा तो इसके पहले भी सेट, इसके बाद में भी सेट होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, यूनियन बोल रहा है। यूनिवर्सल बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, ए यूनिवर्सल बी, क्या है ये, कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या है ये, ए यूनियन बी है। तो यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, क्या करना, कंबाइन करना। तो ए और बी को अगर हम कंबाइन करते हैं, ये हो गया यूनियन। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही सिंपल, क्लियर। इसके बाद होता है एक इंटरसेक्शन। क्या होता है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, क्या होता है, कॉमन। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 आ जाएगा, कोई डाउट इसमें, ठीक है। एक होता है डिफरेंस। क्या होता है डिफरेंस, मतलब ए बट नॉट बी। इसको क्या पढ़ते हैं,
माइनस का साइन है लेकिन उसको माइनस नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? बट नॉट। क्या पढ़ते हैं? बट नॉट। तो ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी का मतलब क्या हुआ? ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो ए का कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है? 1 और 2। अगर मैं बोलता हूँ बी बट नॉट ए निकालना है, क्या निकालना है? इसका मतलब बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। बी के कौन से एलिमेंट्स नहीं हैं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए, पक्का? समझ में आ रहा है ना? करिए करिए, नोट कीजिए। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट या ए टू द पावर सी। दोनों का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। पहले देख लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा। ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी डिनोट करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल बट नॉट ए। क्या होता है? वैसे ही अगर हम कह दें बी कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल बट नॉट बी। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। इसका मतलब ए के एलिमेंट्स को हटा देना है, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देना है। समझ में आया? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो अब हमारे पास 2 सेट दिए गए हैं, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। यूनिवर्सल सेट तो वही है ना, 2 सेट दिए गए, दोनों को कंबाइन कर देंगे। 5 सेट दिए गए तो पाँचों को कंबाइन कर देंगे। तो कितने सेट्स दिए गए हैं? तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट क्या निकल कर आ जाएगा? 1 2 3 4 5। यहाँ लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट जो हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल बट नॉट ए। यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। यूनिवर्सल के कौन से एलिमेंट्स ए में नहीं है? 4 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। यूनिवर्सल के कौन से एलिमेंट्स नहीं है? 1 2 3 4 5 तो है। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल ऑपरेशन है ना। चलिए नोट कीजिए इसको। अच्छा, इसके पहले एक और कीजिए। और भी छोटे छोटे बहुत सारे हैं। एक होता है डी मॉर्गन्स लॉ। इधर देखिए, पहले बाद में कीजिएगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ अगर ऐसे बोला है कुछ ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट, क्या बोला है? ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरसेक्शन में बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? जैसे यहाँ पर निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ए यूनियन बी निकाला तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल बट नॉट ए यूनियन बी होगा कि नहीं होगा? जैसे ए कॉम्प्लीमेंट होता था तो यूनिवर्सल बट नॉट ए, तो वैसे यहाँ पर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल बट नॉट, ये पूरा का पूरा होगा। तो यूनिवर्सल के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए यूनियन बी में है ही नहीं? तो यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ए यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5। तो कौन से एलिमेंट्स है? सारे के सारे एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताइए। यहाँ पर ए यूनियन बी निकाला पहले, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? बोलना है, मुंह से बोलना है, बस हाँ हाँ नहीं करना है। ए यूनियन बी क्या होगा? बोले भाई, होगा कि नहीं होगा? ये दोनों को सेट कर दिया। अब यहाँ पर बोला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यूनिवर्सल बट नॉट ए यूनियन बी। यूनिवर्सल के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या बच जाएगा? कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है यूनिवर्सल का जो इसमें नहीं है, तो यहाँ पर एम्प्टी सेट आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला, क्या है ए कॉम्प्लीमेंट?
बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है? तो क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहते हैं? अगर ऐसा कुछ है ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सबके जितने भी सेट्स हैं यहाँ पर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, उससे मतलब नहीं है। जितने भी सेट्स हैं सबके साथ कॉम्प्लीमेंट लगेगा, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इसको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता था, इधर देखिए, a इंटू बी प्लस सी क्या है? यहाँ पर किसका साइन है? मल्टीप्लिकेशन का तो है। तो इसको कैसे लिखते थे? a मल्टीप्लाई बी, फिर किसका साइन आता? प्लस a मल्टीप्लाई, ऐसे ही लिखते थे ना। ध्यान से देखिए, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। तो इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। लेकिन सेट्स के केस में यूनियन और इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा कुछ है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी क्या लिख सकते हैं? और फिर यहाँ पर किसका साइन है? इंटरसेक्शन। फिर क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन सी। ऐसे ही क्या होगा? ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं ना, ए मल्टीप्लाई बी लिखा, फिर यहाँ पर जो साइन होता है वो यहाँ पर आ जाता है, फिर ए मल्टीप्लाई सी ऐसे ही होता है ना। तो वैसे ही लिखा यहाँ पर ए यूनियन बी, फिर यहाँ जो साइन है वहाँ बीच में आ जाएगा, फिर ए यूनियन सी। हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर? एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है? अगर ऐसा कुछ बोला गया है ए यूनियन बी, तो ये बी यूनियन ए के बराबर होता है। समझ में आया? सेट्स को इंटरचेंज करेंगे, ऑपरेशन वही रहेगा, तो सेम आएगा। इधर देखिए, इधर कहाँ घुसा हुआ है? इधर देखना है। ए यूनियन बी अगर है तो बी यूनियन ए के बराबर होगा, ऑपरेशन वही है, सेट्स को बस इंटरचेंज कर दिया गया है आगे पीछे, तो ये दोनों सेम होगा ना। क्लियर? वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी अगर बोला जा रहा है तो ये बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। एक होता है एसोसिएटिव। क्या होता है? एसोसिएटिव क्या हो गया? ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर पहले ए यूनियन बी हम निकालेंगे, उसके बाद ये निकलने के बाद जो आएगा उसको सी के साथ यूनियन करेंगे, और यहाँ पर पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका ए के साथ यूनियन करेंगे। तो दोनों का मतलब सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पर बीच में इंटरसेक्शन भी आ जाता है, यहाँ चलिए नीचे लिख लेते हैं, अगर ऐसा कुछ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कोई डाउट इसमें? पक्का? क्लियर है ना? चलिए नोट कीजिए। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन अभी जितने भी पॉइंट्स लिखाए गए हैं इसको क्या करना है? घर पे जाकर सोना है और अगले दिन उठ कर आ जाना है। नहीं, मन में तो सोच ही रहोगे कि दिल की बात कह दी आपने, हाँ?
घर पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर कर आना है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, हाँ इसका PDF है, ठीक है, भेज देते हैं।